नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आज आपके लिए पुनः यूपी पीसीएस के पेपर 2 सीसैट के मैथ के 25 प्रश्नों का पीवाईक्यू एनालिसिस लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आपका एग्जाम 14 मई को है, उसको ध्यान में रखते हुए हम मैथ के प्रश्नों का विश्लेषण आपके साथ करेंगे। चलिए ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्त खंडों का अनुपात समानुपाती होता है किसके? देखिए, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। ये रहा आपका वृत्त, ठीक है। अब वृत्त को कई खंडों में बांटा गया है, ऐसा ये कह रहा है कि वृत्त को कई खंडों में बांटा गया है। फिर आपसे पूछ रहा है कि इन वृत्त खंडों का जो अनुपात है वो किसके समानुपाती होता है। तो देखिए, इसका यही सब अनुपात होता है। वृत्त खंडों को हम कोणों के अनुपात से जानते हैं, ठीक है। वृत्त खंडों को हम कोणों के अनुपात से जानते हैं, ठीक। इसका ऑप्शन भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रेक्षण दिया हुआ है का बहुलक पूछ रहा है। बहुलक, ठीक है। इसका बहुलक क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो आप गौर से देखिएगा कि इसमें किसकी बहुलता है। तो 16 को देखिए, 1 2 3 4 5, 5 बार 16 सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 3 आदमी या 7 औरत एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उससे दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपका प्रश्न है, ठीक है। देखिए, इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा, बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना है। देखिए, 3 आदमी 3 मैन या बराबर 7 वुमेन बराबर 32 दिन में कितना काम करते हैं, एक काम को, ठीक है। एक काम को करने में इनको इतना समय लगता है। आपसे कह रहा है कि 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यह जो इक्वेशन दिया गया है 7 आदमी 5 औरतों का, वुमेन का, आप इनको बराबर कर लीजिए। जैसे 3 आदमी बराबर 7 औरत दिया है, तो एक आदमी बराबर निकाल लीजिए। तो एक आदमी बराबर 7/3 औरत होगा, ठीक है। 3 आदमी बराबर 7 औरत, तो एक आदमी बराबर 7/3 औरत। यही मान यहाँ पे रख दीजिए। 7 एक आदमी का 7/3 औरत वुमन प्लस 5 वुमन, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका 7 49, 49 वुमन अपान 3 प्लस 5 वुमन। फिर आगे देखिए, तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 49 प्लस 15/3, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको हम लिख लें, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 9 5 14, 4 1 5 1 6 64, 64 वुमेन अपान 3। अब देखिएगा, आप किसी को भी उठा लीजिए, 7 वुमेन को उठा लीजिए, वुमेन को यहाँ बनाए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि 7 औरतें किसी काम को 32 दिन में करती हैं, तो एक औरत उसी काम को कितने दिन में करेगी। तो देखिए, जब 7 32 दिन में करते हैं तो एक ज्यादा समय लेगी, तो 32 गुणे 7 दिन लगेगा किसको, एक औरत को काम करने में। तो 64/3 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 7/64, नीचे चला जाएगा, बटे 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। अब देखिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 32 से कम 32, 32 दूना 64, तो ये हो गया आपका 7 21, 21/2 दिन आ गया, ठीक है। समझिएगा, एक काम को 7 आदमी 5 औरत मिलकर एक काम को 21/2 दिन में करेंगे। तो जब दूना काम करना होगा तो 21/2 गुणे 2, यानी कि 21 दिन में करेंगे, ठीक है। 21 दिन में करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। 127 मीटर और 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार
32 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को परस्पर पार कर जाएंगी, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए, दो रेलगाड़ियां होती हैं, दो कंडीशन होती है। मान लिया ये एक रेलगाड़ी हमारी इधर है, एक रेलगाड़ी इधर है। देखिए, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो मान लिया यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, मान लिया यहाँ पे मिल रही हैं। तो गौर करिएगा मित्रों, अगर यह रेलगाड़ी इतनी लंबी है, इसका इंजन यहाँ पे आ गया, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी का इंजन यहाँ पे आ गया, और यह रेलगाड़ी भी इतनी लंबी है जो आपको चित्र में दिख रहा है। तो जब यह पार करेंगी तो ये जो इसका लास्ट वाला हिस्सा है, जो इसका लास्ट वाला हिस्सा है, अंत में मान लीजिए इसको, हाँ चलिए ठीक है, तो ये वाला जो है ये खिसकते हुए आएगा 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 यहाँ तक, यानी कि अर्थात इसकी जो लास्ट वाली लंबाई है वो यहाँ आ जाएगी, इंजन यहाँ आ जाएगा, ऐसा एक दौर तो आएगा ही। तो देखिए, यही माना जाता है कि जब रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो उनकी लंबाई को जोड़ दिया जाता है और वही दूरी मानी जाती है कि वही दूरी वह एक दूसरे की तय करेंगी, वही पूरी दूरी दोनों रेलगाड़ियां तय करेंगी। जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं तो इनकी लंबाई को आपस में घटा दिया जाता है, तो जो बचती है दूरी वही हमारी दूरी कहलाती है, जो लंबाई बचती है वही हमारी दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों लंबाइयों को जोड़ दीजिए, तो यही हमारी दूरी हो जाएगी। एक है 127 मीटर का, एक है 98 मीटर का, ठीक है, तो इसे जोड़ दीजिए, ये आएगा आपका 225 मीटर, ठीक है, 225 मीटर। अब आपसे चाल की बात कर रहा है, तो देखिए चाल के साथ भी यही होगा, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल को जोड़ दीजिएगा, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल को घटा दीजिएगा। तो यहाँ रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए चाल को जोड़ दीजिए। तो आप चाल को जब जोड़ दिए तो आगे आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूरी दिया हुआ है मीटर में और चाल दी है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर कोई चाल मीटर पर सेकंड में दिया है, उससे अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो उसमें 18/5 से गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें 5/18 से किए तो ये आ गया आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये इसका आ गया चाल। हमसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 225 मीटर बटे चाल कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, इसे काट दीजिए, 9 बार कट गया यानी कि 9 सेकेंड आ गया, ठीक है, 9 सेकेंड, ऑप्शन सी आपका सही हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 और एक्स वाई बराबर 6। तो आपसे कह रहा है कि एक्स वाई से बड़ा है, एक्स माइनस वाई का मान पूछ रहा है। देखिए, जब कभी भी इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको करने से पहले ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा तो भी चलेगा, क्यूब फॉर्म में है या बड़े भी फॉर्म में हो चलेगा। अब इसमें जब आप रूल लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो रूल हमें नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको करना क्या है समझिएगा, यहाँ पे एक्स वाई दिया है, ठीक है, एक्स वाई दिया है अर्थात एक्स और वाई का गुणा हुआ है तब आया है 6, तो 6 का हमें गुणनखंड करना है। तो 6 का गुणनखंड देखिए होता है आपका 1 गुणे 6, एक होता है आपका 2 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणनखंड इसके होते हैं। अब आप गौर से समझिएगा, इसमें आपसे कह रहा है कि जो x है, जो x है y से बड़ा है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इसमें रख के हम इसको तुरंत फॉलो करा लेते हैं। चलिए, पहले को रख के देख लेते हैं, पहले को रख के देख लेते हैं। तो पहला है आपका 6 का क्यूब, x की वैल्यू 6 आएगी क्योंकि x y से बड़ा है, 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 6 छक 36 छक्का 216 और 1 217 आ गया, तो यानी कि ये वाला नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब दूसरे वाले को फॉलो करा लीजिए,
तो 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 8 35, अर्थात ये सही है। तो हमने देखा कि x बराबर 3 है, y बराबर 2 दिया है। ठीक है, अब हमसे x माइनस वाई पूछ रहा है, तो x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1 आ गया। देखिए कहीं पे भी ऐसा भी दिया होगा तो गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद तुरंत ले जाके आपको अपने समीकरण में उसको रख कर चेक कर लीजिए क्या सही है। जो वैल्यू फॉलो करेगी, जो वैल्यू वहां पे पुटअप होगी, आंसर देगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि बहुपद दिया गया है कि दो गुणनखंड है तो अन्य गुणनखंड हमसे पूछ रहा है। ये है x की पावर 6 माइनस 1। तो मित्रों हम इसको एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि गुणा करते समय घात जोड़ते हैं, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो इसका अर्थ हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। गुणा करते समय घात जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6, एक्स की पावर 6 आ रहा है, अर्थात ऐसा हमने लिख दिया। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का इसमें फार्मूला हम लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं a माइनस बी से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं, तो एक में हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। ठीक है, ये आएगा, सॉरी मित्रों, इसको हम एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 क्यूब का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 क्यूब का होल स्क्वायर कर देते हैं, तब भी देखिए एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो देखिए गुणा करते समय घात जोड़ेंगे, एक्स की पावर 6, दोनों सही है, लेकिन हमें जो निकालना है, तो हमारा जो फार्मूला इसमें सही तरीके से बैठेगा, जो सही तरीके से फार्मूला इसको फॉलो करेगा, वो इसी रूप में करेगा। ठीक है, हमने स्क्वायर रूप में किया था, स्क्वायर रूप में इसमें नहीं बैठेगा, वो काफी लेंदी हो जाएगा। हम शार्ट में ही अच्छे से निकालते हैं, तो हम उसको करेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब का स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा ये आपका एक्स क्यूब को हम ए मान लेते हैं, 1 क्यूब को बी मान लेते हैं, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। चलिए इस तरीके से कर देते हैं, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिएगा ए माइनस बी जहां है वहां पे रख दीजिए, तो ए बराबर हमने एक्स क्यूब माना है, तो हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 1, और a प्लस बी यानी एक्स क्यूब प्लस 1, 1 पे कोई भी घात रखिए होगा वही, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 1 यहाँ पे रख दीजिए, तो आपने जब यहाँ पे फार्मूले को आप रखेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, ए बी, दूसरे में एक्स क्यूब प्लस 1 रखेंगे तो ये भी वही हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला होता है आपका मित्र ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस माइनस ए बी यानी एक्स। ठीक, अब देखिएगा आपको ये वाला लाइन प्राप्त हुई। अब आप गौर से देखिएगा, आपको प्रश्न में x माइनस 1 और x प्लस 1 दो गुणनखंड दिया है, x माइनस 1 और x प्लस 1 दो गुणनखंड दिया है। अब दो गुणनखंड बच रहा है, दोनों गुणनखंड देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन सी में ये आपको दोनों मिल रहे हैं, यानी अर्थात ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है। ठीक है, कोई आयताकार खेत है, कोई आयताकार खेत है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इसकी लंबाई 112 मीटर है
और चौड़ाई मित्र 62 मीटर है। कह रहा है कि 6 मीटर किनारे पर एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोने पर खोदे जाते हैं और इससे जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को बचे हुए क्षेत्रफल पे बिछा दिया जाता है। तो इससे खेत का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, हमसे यही कह रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, आप समझिएगा। ठीक, हम जो ये वाला एरिया है हमारा, ध्यान से गौर से देखिएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, इसका पूरा वाला जो ये एरिया है, ठीक है, इस पूरे एरिया का जो देख रहे होंगे आप, थोड़ा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये एरिया देखिए आप ध्यान से, इस एरिया को, इस एरिया का, ठीक है, क्षेत्रफल प्लस इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब देखिएगा मित्रों, ध्यान से समझिएगा, अलग अलग हम निकालेंगे। अब जो ये वाला है बीच वाला जिसको हम रेखांकित कर रहे हैं, इसका एक आयतन होगा प्लस इसका एक आयतन होगा, इसका भी आयतन होगा। इसी आयतन के बराबर जो मिट्टी का आयतन होगा, ये जो हमारे बॉक्स हैं, जो बॉक्स हैं पूरे बॉक्स के द्वारा निकली हुई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। कैसे, समझिएगा एक बार फिर से। पूरा 112 बाई 62 का हमारा खेत का क्षेत्रफल था, जिसमें कोनों पर, प्रत्येक कोने पर 6 बाई 6 बाई 6 के घन आकार की मिट्टी खोदी गई। तो जो हिस्सा गड्ढा हो गया, तो वो मिट्टी वैसे एरिया में फेंकी गई जहां पे गड्ढा नहीं हुआ, जो समतल था। तो समतल मिट्टी पहले से ऊंची हो जाएगी, क्योंकि जो मिट्टी गड्ढे से निकल रही है वो समतल एरिया पे जाएगी तो ऊंची हो जाएगी। तो आप क्या करिए कि आयतन निकाल लीजिए, आयतन सदैव बराबर होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले गड्ढे वाला आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, ये हो गया आपके एक गड्ढे का आयतन। ठीक है, गुणे 4, 4 से गुणा कर दीजिए क्योंकि हमारे पास कुल 4 गड्ढे हैं। ठीक है, बराबर, ये किसका है, गड्ढे का आयतन है। ठीक है, ये गड्ढे का आयतन है, गड्ढे का आयतन है। ठीक, ये आपके गड्ढे का आयतन है। अब समझिएगा, बराबर समतल का आयतन। तो समतल का आयतन क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी बची, इसकी लंबाई कितनी बची, ये पहले तो था मित्र पूरा 112, तो 6 इधर से कम हो गया, 6 इधर से कम हो गया, 6 6 12 कम हो गया, तो ये बचा आपका 110। ठीक है, ये बचा आपका 110, और इधर तो पूरा 62 आपका है ही, ये पूरा 62 है आपका। तो यानी 110 बाई 62 का, 110 बाई 62 का क्षेत्रफल इसका हो गया। ठीक, प्लस प्लस ये वाला आपका देख रहे हैं कि ये 6 है और ये कितना है, तो 6 इधर से कम हो गया, 6 इधर से कम हो गया, 6 6 12 कम हो गया, तो 62, 62 में से 50, 62 में से 12 कम हो गया तो बचा 50, यानी कि आपका ये 6 बाई 50 का हो गया। ठीक है, तो 6 बाई 50 के एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो हैं, तो ये हो गए आपके दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, गुणे h, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिए, गुणे ऊंचाई, बराबर ही तो आयतन होगा मित्रों। ठीक है, बराबर ही तो आयतन होगा। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 110, सॉरी 100 गुणे 62, 100 गुणे 62। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6200 प्लस ये हो गया आपका 6 पंचे 3 दूनी 60, 600 इंटू एच। ठीक, फिर ये आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया आपका 6800 गुणे एच। ठीक है,
चलिए 6800 गुणे h। अब गौर से समझिएगा, 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 6800। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको कट पिट कर दीजिए, 17। और चलिए ये है आपका मीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा उत्तर सेंटीमीटर में आया है तो आप ऊपरी वाले में 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 100 बटे 1700। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 6 36 छक्का 216 भागे 17। यही आपका आंसर आएगा, ये आएगा आपका 12.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.7 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। इसका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए कैसे होगा? यहाँ पे आयतन बराबर करना था बस। चलिए नेक्स्ट, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यहाँ मिलीमीटर दिया है। ठीक है, तो देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक, अब समझिएगा कि जो मीटर है, जब आप मीटर से 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1000 होते हैं। ठीक है, दिख रहा है चौथे स्थान पे है 10, दहा में 100, दहा में 1000। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इनके बीच में एक ही का है तो ये 10 का होता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक, तो हमसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बराबर 30 मिलीमीटर। अभी हम तुरंत चेंज कर लेते हैं, मात्रक को हम चेंज कर लेते हैं ताकि आगे हमारे प्रश्न में कोई भी दिक्कत हमको ना महसूस हो। चलिए अब देखिएगा, गोले का आयतन जो यहाँ पे क्या है कि गोले की त्रिज्या दिया गया है, तो जो गोले का आयतन होगा वो आपके बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जब कोई तार है मित्रों, उस तार को जब किसी गोले को लंबा खींचेंगे, जब किसी गोले को लंबा खींचेंगे तो तार के रूप में परिवर्तित होगा, और यह तार बेलन के रूप में परिवर्तित होगा, क्योंकि इसमें इसकी जो त्रिज्या है, व्यास है, व्यास 4 मिलीमीटर का दिया गया है, अर्थात इसकी त्रिज्या आधी 2 मिलीमीटर की है। बेलन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, एच ही तो हमसे पूछ रहा है, यानी इसकी लंबाई ही तो पूछ रहा है। चलिए आयतन दोनों का बराबर कर दीजिए, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, चलिए 4/3, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे 30 मिलीमीटर दिया है गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 30 गुणे 30 गुणे 30। ठीक है, बराबर यहाँ पे आर बराबर हो गया 2 गुणे 2। ठीक है, गुणे एच। ठीक, 2 दूनी 4, ये कट गया, 3 से एक बार कटा 10 आ गया, तो ये हो गया 3 त्रिका 9, 3 शून्य हो गया, एच बराबर। ठीक, ये किस में है? मिलीमीटर में है, 9000 मिलीमीटर है, 9 एच बराबर 9000 मिलीमीटर। तो देखिएगा यहां से अभी आप देखिए तो 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर? तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 9000 मिलीमीटर, तो 9000 मिलीमीटर बराबर 9 मीटर। सही है, तो 9000 मिलीमीटर बराबर 9 मीटर सही है। 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 9000 मिलीमीटर बराबर 9 मीटर। ठीक, चलिए यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे सही है। देखिए ये जो हमने बनाया हुआ है इसको याद कर लीजिएगा और ऐसे लिख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर भूलते हैं कि किस में, जैसे 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होता है, तो
बेशक है 1/10 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। यानी ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए हैं उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की माध्यिका क्या है? हम जानते हैं माध्यिका का फार्मूला होता है, जब संख्या विषम दी गई है तो विषम के लिए माध्यिका होती है n+1/2वां पद। ठीक, तो यहाँ पे 17 अभ्यर्थी थे तो 17 धन 1/2 18/2 बराबर 9वां। 9वां पद जो भी आएगा वही हमारा यहाँ पे मित्र उत्तर होगा। तो देखिए इसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन्हें आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या है आपकी 4, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 7, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर आगे की संख्या है 17 तक। ठीक, तो इसमें देखिए 9वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद 9 है। ठीक है, 9वां पद 9 है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट। एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और इसे 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपने निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाना पड़ता है, तो निर्धारित गति क्या होगी? ठीक है, देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला देखते हैं। चलिए, पहला मान लिया कि समय बराबर दूरी, दूरी हमारी दी गई है 1500 बटे चाल, चाल कितना है? मान लिया x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है कि आधा मिनट देरी से उड़ा, यानी आधा घंटा कम समय लेता है। आधा घंटा कम समय लेता है t-1/2 बराबर चाल की दूरी कितनी है? 1500 ही है। अब चाल कितनी हो गई? जब चाल हमने 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा पहला इक्वेशन को, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आधा घंटे का समय कम लगेगा जब हम चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देंगे। ये हमारे प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, इक्वेशन पहले और दूसरे को घटा दीजिए। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए। तो ये देखिए आप t माइनस माइनस टी, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो t माइनस टी एक खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 बराबर ये हो गया आपका मित्र 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 2500, सॉरी 250। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें से 1/2 यहाँ पे है बराबर 1500 कॉमन ले लीजिए। 1500 कॉमन लेने के बाद ये जाएगा आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 250। ठीक, 1/2 इधर 1500 कर देते हैं, 1500 गुणे 2 यानी 3000, 1/3000 बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 250 माइनस x, ये तिर्य गुणा हो गया अपान x प्लस 250। ठीक, अब देखिएगा x से x कट गया, ये 2500, यानी इनका फिर तिर्य गुणा कर दीजिए, तो हो गया x स्क्वायर, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 250x बराबर इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 25 या 75, फिर इसके बाद में 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। ठीक, अब ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक, अगर हम इसको 1000 गुणे 750 लिख दें तो मित्रों कोई दिक्कत है क्या? देखिए नहीं होगी कोई दिक्कत, क्योंकि 1000 में 3 शून्य और 1 4 शून्य 75, ये सही है। और 1000 में से जब 75 को घटाएंगे, 750 को घटाएंगे तो 250 आएगा, ये भी सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75 लिख के 4 शून्य कर दीजिए बराबर 0।
x कॉमन ले लीजिए तो बचा आपका x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन ले लीजिए तो बचा आपका x प्लस 1000 बराबर 0। तो दो बन रहे हैं, एक हो गया आपका x प्लस 1000 और एक है आपका x माइनस 750 बराबर 0। तो जब x प्लस 1000 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 1000 आएगा, तो ये नहीं अमान्य हो गया। फिर x माइनस 750 बराबर 0 तो x बराबर 750 आ गया, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो यानी ऑप्शन सी आपका सही है, 750 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपकी चाल। ठीक, निर्धारित गति पहले की चाल आ गई। चलिए अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है हमारा ऑप्शन से हम देखेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके को हम ऑप्शन से देखेंगे। देखिए आप ऑप्शन में देखिए, दूरी दी गई है 1500। ठीक है सर, दी गई है। अब 1500 में आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन ए बी सी डी पे एक बार नजर दौड़ाइए तो आप क्या पाते हैं कि जो 500 दिया है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे तो कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 3 घंटा आएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 1500, चाल आ गया 500, आ गया 300। ठीक है, अब दूसरा शर्त क्या कहता है, कहता है कि अब चाल को 250 बढ़ा दीजिए। तो जब चाल को हम 250 बढ़ा दिए, T1 कर दिए, T2 कर दिए, जब चाल को 250 बढ़ा दिए तो हो गया 250, 500, 750। जब इससे भाग दिए तो आ गया 2 घंटा। अब दोनों के बीच में अंतर कितने का आया, 1 घंटा। जबकि हमारा कह रहा है कि अंतर कितने का आना चाहिए, 30 मिनट, यानी आधे घंटे का अंतर आना चाहिए। यानी ऑप्शन ए फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी पे देखिए 600 है। 600 से जब 1500 को आप विभाजित करेंगे पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन डी को देखिए 900 है। 900 से भी जब 1500 को आप विभाजित करेंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो ऐसे ऑप्शन को हमें नहीं चेक करना। अब बच रहा है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में देखिए T1 बराबर 1500 बटे 750 आ गया 2 घंटे। ठीक है, अब T2 बराबर हो गया 1500 बटे 250 बढ़ा दीजिए तो 250 बढ़ाए तो आ गया 1000, 750 प्लस 250 1000। अब जब काटेंगे तो आ जाएगा 1.5 घंटे। अब देखिए क्या दोनों के बीच में, यहाँ 2 घंटे है, 1.5 घंटे है, दोनों के बीच में आधे घंटे का अंतराल आ रहा है। जी सर आ रहा है, यही तो कह रहा है, यानी कि ये इसको फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जब किसी बहुपद px को x माइनस 1 और x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 एवं 7 बचता है। क्या शेषफल बचेगा जब px को x माइनस 1 x माइनस 2 से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, ये हम जानते हैं कि हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये हमको पता है, ये होता है। चलिए अब अगर हम ये मान लेते हैं कि हम संख्या px से विभाजित करते हैं। ठीक है, किसको, x माइनस 1 को, तो हमारा x माइनस 1 तो आ गया आपका, हमारा यहाँ पे जो px से भाग देने पे जो हमारा भागफल बचेगा उसको हम मान लेते हैं कि जो भागफल आएगा, भागफल को भी तो कुछ मानना ही पड़ेगा। भाजक तो हमें मिल रहा है। ठीक है, भाजक तो हमें मिल रहा है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 से हमें भाग देना है तो हमारा भाजक है। भाज्य px है, px बहुपद को ही भाग देना है, तो भागफल को हम मान लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए भागफल को मान लेते हैं qx, इसके लिए मान लेते हैं आपका kx। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका qx प्लस शेषफल 5 बचता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x बराबर 1 मान लेते हैं मित्रों, x बराबर 1, तो x बराबर 1 करेंगे तो p1 बराबर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू q1 प्लस 5। तो आप गौर से देखिएगा कि 1 माइनस 1 0, यानी ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा,
तो P1 बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसी तरीके से जब हम Px को दूसरा मानते हैं भाजक अपना x माइनस 2 इंटू भागफल इसका मान लिए kx प्लस शेषफल बचता है 7। तो यहाँ पे जब x बराबर 2 मान लेते हैं, x बराबर 2 मान लिए तो 2 माइनस 2 जीरो हो गया, 2 माइनस 2 जीरो हो गया। तो यानी कि आपका P2 की वैल्यू आ गई 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है कि क्या शेषफल बचेगा जब Px को x माइनस 1 x माइनस 2 से विभाजित किया जाए। तो गौर से समझिएगा मित्रों कि जब यह x माइनस 1 x माइनस 2 ये द्विघात में जाएगा, x स्क्वायर होगा, तो जब भी इसका शेषफल बचेगा, जो भी शेषफल इसका बचेगा वो आपका शेषफल ax प्लस b के फॉर्म में ही बचेगा। ठीक है, सदैव शेषफल ax प्लस b के फॉर्म में बचेगा। चलिए इसके लिए जो भागफल है उसको हम मान लेते हैं कुछ भी tx मान लिए। ठीक, तो अब जो नया इक्वेशन हमारे बनेगा px भाजक है, भाज्य है। भाजक हमारे कौन कौन से हैं? भाजक है x माइनस 1 और x माइनस 2 मित्रों। ठीक, ये किससे करना है? इसमें इनटू भागफल क्या आएगा? tx आएगा प्लस शेषफल क्या रहेगा? ax प्लस b रहेगा। ठीक, शेषफल ax प्लस b रहेगा। चलिए अगर हम इसमें गौर से समझिएगा आप आगे, अगर हम इसमें x1 मान लेते हैं, ठीक है, P1 अगर हम P1 मान लेते हैं, P1 तो P1 बराबर यहाँ पे x की जगह 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये पूरा वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा a, x की जगह 1 हो जाएगा प्लस b। अब P1 बराबर कितना माने हैं? आया है 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यानी 5 बराबर a प्लस b, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया हमारा ये। ठीक, इसी तरीके से जब मित्र हम P2 मानेंगे, तो जब 2 मानेंगे तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस 2, यहाँ पे देखिएगा x माइनस 2, तो जब x माइनस 2 है तो जब 2 माइनस 2 जीरो, तो यानी ये वाला पूरा हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका a इंटू 2 प्लस b। ठीक, तो P2 की वैल्यू कितनी माने हैं? 7, 7 बराबर 2a प्लस b, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक, अब हम तीनों इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा a प्लस बी बराबर 5 दिया है, a प्लस बी बराबर 5 दिया है और 2a प्लस बी बराबर 7 दिया है। दोनों को घटा देते हैं मित्रों, प्लस बी माइनस बी कट गया, तो यहाँ पे आपका आ रहा है a माइनस a बराबर माइनस 2। ठीक, यानी कि आपका आ गया a बराबर 2। जब a बराबर 2 आ गया तो b बराबर 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी बराबर 5 है तो a बराबर 2 तो b बराबर 3, और शेषफल हमारा क्या था? ax प्लस b था, तो a की जगह 2 हो गया, यानी आपका आ गया 2x प्लस 3, यही आपका शेषफल आएगा 2x प्लस 3, ऑप्शन चौथा आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान क्रमशः हैं जहां कुल बारंबारता दी गई है। ठीक, जहां पे कुल बारंबारता दी गई है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो वर्ग अंतराल दिया है उस पर ध्यान देते हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, f वाला हिस्सा दिया गया है उस पर ध्यान देते हैं, फिर हम बारंबारता दी गई है, अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता निकाली कैसे जाती है पहले इसको देख लेते हैं। तो संचयी बारंबारता निकाली जाती है, CAF है, तो CF कैसे निकाला जाएगा, संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाएगी?
तो देखिए जो ये आपका दिया गया है 5, तो 5 का 5 ही हो जाएगा, प्लस इन दोनों को अब ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस एक्स। अब इनको ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 5 प्लस एक्स, यानी हो गया आपका ये 25 प्लस एक्स। अब इनको इनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 25 और 15 ये 40 प्लस एक्स। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ पे हमें कह रहा है कि बारंबारता दी गई है 60। ठीक है, बारंबारता 60 दी गई है, यानी n बराबर 60 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, माध्यिका है ये माध्यिका है, आपका मीडियन है, MEDIAN, मीडियन दिया गया है। तो मीडियन का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ठीक, देखिए जो L होता है वह आपका ये जो क्लास इंटरवल है इसका सबसे जो लोवेस्ट पार्ट होता है वह होता है। H होता है कि इनके बीच का अंतराल कितने का है, वह होता है। ठीक है, इनके बीच में अंतराल कितने का है, यही आपका H होता है। N बारंबारता होती है, दिया गया है। ठीक है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता अभी हम देखते हैं कि हमारी कौन सी है, कहाँ पे है, अभी हम आपको बतलाते हैं। F जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे गौर से समझिएगा मित्रों कि आपको माध्यिका दिया है 28.5, तो 28.5 आपके किस वाले में आएगा? 28.5 आपके किस में आएगा? तो आप गौर से देखेंगे तो 28.5 आपका 20 और 30 वाले में आएगा। ठीक, 28.5 आपका 20 और 30 के बीच में आएगा। ठीक, माध्यिका यहाँ पे जो दी गई है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f दिया गया है। ठीक है, f दिया गया है। जो CF होता है, जो मित्र CF होता है वो ठीक इसी के ऊपर वाला होता है, लेकिन वो संचयी बारंबारता का CF ये होता है। ठीक, जो CF की वैल्यू ली जाती है ठीक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली वैल्यू ली जाती है, जो हम बॉक्स में कर दिए हैं। ठीक है, ये लिया जाएगा, यानी 5 प्लस एक्स को लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अब हमें तो सारे मान मिल गए। L का मान ये वाला हो जाएगा, 20 आएगा। अच्छा हाँ, माध्यिका दिया है, माध्यिका बराबर मीडियन बराबर दिया गया है, तो इसकी वैल्यू दिया गया था 28.5 बराबर L का मान हो गया आपका 20 प्लस n/2, n बराबर 60, तो 20 n/2 बराबर 30। ठीक है, n/2 बराबर 30, आधा हो जाएगा, माइनस CF, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स अपान F की वैल्यू यहाँ पे हो गया मित्रों 20। ठीक है, इंटू H, दोनों के बीच में अंतराल कितने का है, 10 का है, ये लिख गया 10। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया आपका 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपान 20 इंटू 10, ये डिवाइड हो गया, कट गया। यहाँ पे 30 में से 5 गया, आपका आ गया 25, यानी 20 प्लस 25 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, तो आप इसको पूरा कर लीजिए इधर का, तो इधर हो गया 20 दूनी 40, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 25 माइनस एक्स बटे 2, इधर आपका 28.5 है ही। ठीक है, 28.5 है ही, तो ये आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 28 दूना 56 एक 57, तो ये हो गया आपका 57 बराबर 40 और 25 65 माइनस एक्स, एक्स इधर पंचांतर कर दीजिए और 57 को इधर, तो यानी एक्स बराबर आ गया 65 माइनस 57। ठीक, 65 माइनस 57, तो कितना आ जाएगा आपका मित्रों, 8 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, एक्स बराबर 8 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब
हमें y की भी वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। वैसे ऑप्शन डी को आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल चुका है, x बराबर 8 है तो y बराबर 7 आएगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका बराबर होता है कुल बारंबारता के, ठीक है, ये आपका बराबर कुल बारंबारता के होता है। तो x प्लस वाई बराबर 60, 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 बराबर 15, ठीक है। तो x बराबर 8 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 15। तो फिर आप देखिएगा, तो x बराबर 8 दिया है तो y बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7, ठीक। तो y बराबर 7 आ गया, ठीक है, y बराबर 7 आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर आएगा, यही आपसे कह रहा है। इसमें मित्रों कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ये देखिएगा, इसमें ABCD से आप परेशान नहीं होइएगा। इनका देखिएगा दोनों का मल्टीपल है, 7 चौक 28, यहाँ पे देखिए 15 तिया 45, तो 2 पंचे 10, 10 सी ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए मिश्रधन बराबर दिया है 1348.32 बराबर मूलधन 1200, हमसे दर पूछ रहा है, समय 2 वर्ष दिया है। मित्र हम इसको पंचांतर कर देते हैं, तो हो गया 1348.32 बटे 1200। इसमें हम 100 का गुणा कर दें दशमलव को हटाने के लिए, इसमें 100 का गुणा कर देते हैं दशमलव को हटाने के लिए, बराबर ये हो गया आपका 1 प्लस आर की पावर 100 की पावर 2, ठीक। चलिए ये हो गया आपका 1348.32 बटे 12, 4 शून्य, ठीक है। अब 12 से आप इसको भाग दे दीजिए, कट कर दीजिए, ठीक है। तो जब 12 से आप इसको कट करेंगे तो 12 एकम 12, 1 12 एकम 12, 2 12 दूनी 24, 4 12 तिहाई 36, 7 और 12 छक 72, ये आ गया आपका 11,236 बटे 10,000, ठीक। अब इसको आप इस स्क्वायर फॉर्म में कर दीजिए, तो 11,236, 11,236 का हम निकाल लेते हैं कि वर्गमूल, ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं वर्गमूल, वर्गमूल निकालते हैं मित्रों, क्योंकि देखिएगा बराबर 1 प्लस आर की पावर 100 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप 11,236 बटे 10,000 अंडर रूट में हो जाएगा बराबर 1 प्लस आर की पावर 100, ठीक है। जब इधर का घात हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो 11,236 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए एक बार एक 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 दो, एक ये कट गया, एक दो उतार दिए, 0 बार जाएगा, 0 0 2 0 0 0 1 2, फिर पूरी दोनों संख्या एक साथ फिर उतार दिए, 3 6, यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, भाग विधि से। अब इसके बाद में ये 6 बार जाएगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 36, 6 6 0 0 3, 6 दूनी 12, ये कट गया, 6 बार गया था, यानी कि आपका 106 का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए अब 1 प्लस आर अपान 100 इक्वल टू ये है 106 बटे 100, ठीक। देखिए 106 बटे 100 को हम 1 प्लस 6 अपान 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो क्योंकि 100 एकम 100 और 100 6 106, तो देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस आर अपान 100, 1 प्लस आर अपान 100 के रूप में है, आर बराबर 6 आ गया, ठीक है, यानी कि आर बराबर 6 आ गया, आर बराबर 6% आ गया, यही हमारा आ गया। चलिए एक तो ये तरीका था मित्रों, दूसरा तरीका था यहीं पे
कि 1 प्लस आर अपान 100 बराबर 106/100 था। तो हम निकाल लें अब आर अपान 100 बराबर 106/100 माइनस 1। ये 1 इधर से पंचांतर होके उधर चला जाएगा। 106 ये हो गया आपका 106 माइनस 100/100, यानी कि आ गया आपका 6/100। अब देखिए r/100 बराबर 6/100, तो r/100 बराबर यहाँ देख लेते हैं, r/100 बराबर 6/100, तो 100 से 100 कट गया तो r बराबर 6% आ गया। तो दोनों तरीका सही है, चाहे आप तुलनात्मक रूप से उत्तर निकाल लीजिए, चाहे आप पूरा सॉल्व करके निकाल लीजिए, लेकिन तरीका यही है इसका सॉल्व करने का। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक परीक्षा में 30 छात्रों के द्वारा, ठीक है, कितने छात्र हैं, 30 हैं, 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण निम्न तालिका में दिया गया है। ठीक है, उनके प्राप्तांक हैं, विद्यार्थियों की संख्या है 6 से 12, 6 18, 18 और 7 25, 5 30, टोटल 30 छात्र हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है। चलिए अब हमसे कह रहा है कि इनका बहुलक निकालना है हमको। तो बहुलक मोड बहुलक का फार्मूला क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो ये होता है आपका मित्रों, बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, तो इसमें पहले हमें देखना है मित्रों कि सबसे ज्यादा बहुलक पूछ रहा है, तो यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 7। तो जो होगी सबसे बड़ी संख्या वो होगी F0। ठीक, ठीक उसके ऊपर वाली संख्या जो होगी वो सॉरी मित्रों, वो होगी F1, वो कहलाएगी F1। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह कहलाएगी F1। ठीक उसके ऊपर की संख्या कहलाएगी F0, ठीक उसके नीचे की संख्या कहलाएगी F2। जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में जो छोटी संख्या है, आगे वाली संख्या है, वह आपकी L कहलाएगी। इन दोनों के बीच का जो अंतराल आएगा, जो वर्ग अंतराल है, यानी 10 और 25 के बीच का जो अंतर है, यानी 15 का अंतर है, यह आपकी H की वैल्यू होगी। ठीक, तो हमें मान सब मिल गया। चलिए फार्मूले में रख दीजिए। तो हो गया आपका 40 प्लस F1 की जगह है 7 माइनस F0 3/2F1, 7 दूनी 14 माइनस F0 3 माइनस F2 6 इंटू H 15 बराबर 40 प्लस 7 में से 3 गया, आ गए आपके 4/14 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 6 9 माइनस 9 इंटू 15। ठीक, फिर हम देखते हैं 40 प्लस 4/, यहाँ पे 14 में से 9 गया आया आपका 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, यानी कि 40 और प्लस 12, 40 12 52 आएगा मित्रों। ठीक, यानी ऑप्शन भी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट। यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात दिया गया है तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो, तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका एक सर्किल और ये हो गया आपकी दूसरी सर्किल। ठीक है, दो सर्किल दिए गए हैं, दोनों सर्किलों में छोटे वाले की त्रिज्या हमने मान लिया r है मित्रों, और बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक, इसका स्मॉल r मान लेते हैं, इसका कैपिटल R मान लेते हैं। और हमसे कह रहा है कि इसके बीच की, ये हमारे प्रश्न में भी कह रहा है कि इनके बीच की जो मार्ग की चौड़ाई है वो 5 मीटर की है। ठीक, तो क्या मित्रों हम कैपिटल R बराबर स्मॉल r प्लस 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि स्मॉल r यह है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या प्लस 5 मीटर की और चौड़ाई है, यानी कि टोटल r प्लस 5 है। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया। अब हमसे कह रहा है परिमापों का अनुपात, यानी कि 2 पाई r बड़ा है, बड़े बाहरी परिमाप 2 पाई r
बटे 2 पाई स्मॉल आर बराबर 23/22। ठीक है, इसको हम नियतांक के साथ लिख लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 23 के, नियतांक के साथ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए 2 पाई स्मॉल आर बराबर 22 के। ठीक है, नियतांक के साथ लिखिए। आर बराबर यहाँ पे जो कैपिटल आर बराबर है स्मॉल आर प्लस 5 लिख सकते हैं मित्रों, या इसको घटा दीजिए। चलिए इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को आप घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर बराबर 23 में से 22 गया, 1 के आ गया। ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा आपका आर माइनस आर बराबर के। ठीक, चलिए कैपिटल आर बराबर क्या हमने माना है, कैपिटल आर बराबर होगा हमारा आर प्लस 5 माइनस आर बराबर के। ठीक, अब देखिएगा आर से आर कट गया, माइनस आर प्लस आर, तो ये बचा कितना, 5 अंदर बचा, 5 दूनी 10 पाई, यानी कि के बराबर 10 पाई आ गया। ठीक है, के बराबर 10 पाई आ गया। यहां तक हो गया मित्रों। चलिए अब हमसे पूछ क्या रहा है, आंतरिक वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो आंतरिक वृत्त हमने कितना माना है, 2 पाई आर माना है, 2 पाई आर माना है हमने आंतरिक वृत्त को। तो 2 पाई आर बराबर 22 के दिया गया है, इक्वेशन नंबर दूसरा देख लीजिए। ठीक, चलिए 2 पाई आर बराबर 22 इंटू के की वैल्यू हमने 10 पाई हमको मिली अभी सॉल्व करने पे, पाई से पाई कट गया। व्यास हमसे पूछ रहा है, त्रिज्या आर है तो व्यास 2r होगी। अगर त्रिज्या आपकी r है तो व्यास आपका 2r होगा, 2 गुणे त्रिज्या होती है। ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या होती है यानी कि 2r होगा। तो यही 2r बराबर 22 दहा में 220, 220 मीटर आपका उत्तर आएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रेक्षणों के समूह x1 x2 डॉट 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 x1 का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 है और 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है, तब प्रेक्षणों की संख्या क्या है। वैसे तो मित्रों देखिए इसका एक फार्मूला होता है, सिग्मा xi माइनस यहाँ पे जो विचलन दिया होता है, ठीक है, विचलन n मान लेते हैं उसको, बराबर योग। तो हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, बस इसको जानते रहिए किस रूप में होता है। हमको करना कैसे है हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, जब कभी भी इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा जहां पे विचलनों की बात की जाएगी, प्रेक्षणों की संख्या पूछी जाएगी, तो आप वहां पे करिएगा क्या, सीधा है कि ये वाला जो आगे वाला है उसको कुछ मान लीजिएगा। चलिए कुछ भी मान लेते हैं, p मान लेते हैं, p माइनस करिएगा। यहाँ पे जो विचलन दिया गया है, ठीक है, विचलनों का 50 से लिया गया है, ठीक, एक्स एन तक की बात की जा रही है, तो इसको आप मान लीजिएगा 50n। ठीक, बराबर योग जो दिया है लिख लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा भी सेम करिएगा, p माइनस विचलन कहां से लिया गया, 46 से लिया गया है, तो 46n। ठीक है, यही प्रेक्षण है, 46 बार का प्रेक्षण है, बराबर योग जितना दिया रहेगा मित्रों उसे लिख लीजिएगा। ठीक, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों कट गए, ये मित्र आ गया आपका -4n बराबर -80, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आपका आ गया n बराबर 20। ठीक है, n बराबर आ गया आपका 20, ऑप्शन सी आपका सही है, यानी प्रेक्षणों की संख्या क्या आ गई, 20 आ गई। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कहां से आया, क्या आया, कैसे आया। जब कभी भी प्रेक्षण समूह की बात की जाएगी, इस तरीके का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, विचलन दिया गया होगा, तो वहां पे आप जानते रहिएगा कि इस फॉर्म में यह होता है, इसी फॉर्म में आप उसको रखकर आंसर निकाल लीजिएगा, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC
ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो बी सी है उस पर ई कोई एक ऐसा बिंदु है और एफ यहाँ पे है ए सी पर। ए सी पर है बिंदु एफ, यहाँ पे है ई। इसमें कह रहा है मित्रों कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए ठीक, तो हम मान लेते हैं इसको, यह वाले अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर यह ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोण बी और कोण सी बराबर होगा। बिल्कुल होगा सर, तो इसको एक्स एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे बता देते हैं एक बार आपको फिर से। अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इन दोनों की भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जो कोण यह होगा यही कोण यह होगा, तो कोण बी कोण सी एक्स एक्स हो गया। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज और इसी में बना लेते हैं मित्रों। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। ठीक, तो जब ए ई और ए एफ बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ कि कोण ई और कोण एफ भी बराबर होंगे। तो कोण एफ को y मान लेते हैं, कोण ई को भी y मान लेते हैं। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है मित्रों, हमसे पूछ रहा है एफ ई सी, यानी यह वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। हम इसको जेड मान लेते हैं, हमसे जेड पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा, कोण आप यहाँ पे ट्रेंगल जो है आपका ए बी ई से देखिएगा, ए बी ई में देखिएगा, तो ए बी ई में जो कोण ई है बाह्यतम कोण है। कोण ए बी ई में फिर से एक बार त्रिभुज अलग से बना के आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा ए है, ये बी है, ये आपका ई है यहाँ पर। ठीक, तो आप गौर से देखिएगा कि यह जो बाह्यतम कोण है, यह बाह्यतम कोण सदैव कोण ए और कोण बी के बराबर होगा। जी सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, यह सदैव कहाँ होगा, कोण आपके बी और कोण ई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मित्रों कि ये जो आपका कोण है, अर्थात यहाँ पे आप समझिएगा कि जो आपका यह वाला कोण है, कोण ए एफ ई, ए एफ ई में देखिएगा, ए एफ ई में भी देखिएगा, तो ए एफ ई में आप देखेंगे तो जो कोण एफ है वो कोण ई प्लस कोण सी के बराबर होगा, उसका बाह्यतम कोण है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं, कोण ई प्लस कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक, यानी हमने लिखा जेड प्लस एक्स बराबर वाई। एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है मित्रों, एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक, देखिएगा यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बी ए ई बराबर 40 दिया है, बी ए ई बराबर 40 डिग्री दिया है, और हमने यहाँ पे आपको बताया कि कोण बी प्लस कोण ए बराबर कोण ई का बाह्यतम कोण होगा। तो कोण बी हमारा x दिया है, कोण ए 40 दिया है, बराबर कोण ई का बाह्यतम, बाह्यतम में कितना है मित्रों, यहाँ पे बाह्यतम में आप देखेंगे तो ऐसे गई हुई रेखा, तो ये वाला y है, ये वाला z है, यानी कि y प्लस जेड है। ठीक, y प्लस जेड बराबर x प्लस 40, y प्लस जेड बराबर x प्लस 40, एक और हो गया y प्लस जेड बराबर x प्लस 40। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों हमें मिल गए बाह्यतम कोण से, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखिए क्या करना है आपको, आपको यहां से वैल्यू निकालनी है जेड की। ठीक, तो y बराबर यहीं रख दीजिए, y बराबर पहले इक्वेशन में रख दीजिए, जेड प्लस एक्स बराबर y की जगह आप क्या रख देंगे, x प्लस 40 माइनस जेड। ठीक, क्योंकि यह जेड पंचांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। अब इसके बाद में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x आपका पंचांतर होके कट जाएगा और z आपका इधर पंचांतर हो जाएगा, यानी z प्लस जेड बराबर 40। तो ये हो गया आपका मित्रों 2z बराबर 40, तो z बराबर आ गया आपका 20 डिग्री। ठीक,
जेड बराबर आ गया आपका 20 डिग्री, यानी कि जो आपसे कोण FEC पूछ रहा है वो आपका 20 डिग्री का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करता है? ठीक, हमसे यही कह रहा है। तो चलिए 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो एक दिन का काम कितना है? एक इसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो एक दिन में वो 1/20 काम करेगा। बी एक दिन में 1/30 करेगा, सी एक दिन में 1/60 करेगा। तो 3 दिन में बी आपका करेगा 3/20 काम धन, तीसरे दिन 1/30 धन 1/60। ठीक, टोटल इनका एलसीएम निकाल लीजिए मित्रों, ये आएगा 60, 20 तिहाई 60, 3 त्रिका 9, 30 दूनी 60, 2 और ये 1, ये हो गया आपका 9 2 11 1 12, 12/60 यानी 1/5 काम। अब देखिएगा 1/5 काम वो कितने दिनों में करते हैं? तीनों मिलके 3 दिनों में करते हैं। ठीक, ये हमने 3 ही दिन का निकाला। 3 दिन बी का काम हो गया, एक दिन एक, तीसरे दिन ए, तीसरे दिन बी और तीसरे दिन सी साथ में देते हैं। तो 3 दिन का काम हमने निकाल लिया। तो 3 दिन का काम 1/5 काम हुआ 3 दिन में। तो 1/5 काम 3 दिन में होता है, तो एक काम कितने दिन में होगा मित्रों? तो एक काम होगा आपका 5 × 3 बराबर 15 दिन में। ठीक, तो ये एक काम पूरा कितने दिन में होगा? 15 दिन में। चलिए नेक्स्ट। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, सॉरी, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, कोण भी आपका 90 डिग्री का है। AB वाला वृत्त, एक AB वाला वृत्त है, ठीक है, एक AB पर वृत्त है जो कि इसे D पर प्रतिच्छेदित करता है, AC को D पर प्रतिच्छेदित करता है, बिल्कुल यहाँ पे कर रहा है, कह रहा है, और वृत्त की D पर स्पर्श रेखा BC को E पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक, ये E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है मित्रों, अब समझिएगा। तो EC किसके बराबर है? हमसे यही पूछ रहा है यहाँ पे, EC किसके बराबर है? देखिएगा कि कोण B से हमने कोण D पर एक रेखा डाल दी। देखिएगा कि हमने कोण B से कोण D पर एक रेखा डाल दी। अब आप गौर से समझिएगा मित्रों, जो AB है यह वृत्त का व्यास है। किसी व्यास से, वृत्त के केंद्र से जो रेखा गई है अर्थात वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास से किसी वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। यह हमें थ्योरम के द्वारा पता है। ठीक, यह हमारा थ्योरम कहता है कि वृत्त के व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक थ्योरम, दूसरा थ्योरम है कि किसी वृत्त की परिधि से खींची गई स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त की परिधि से खींची गई स्पर्श रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, किसी वृत्त के से, किसी वृत्त से, ठीक है, किसी वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव समान होती है, सदैव बराबर होती है। ठीक, तो गौर से समझिएगा मित्रों कि अगर इनकी लंबाई बराबर है
तो यानी कि यह वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण और ये कोण भी दोनों बराबर होंगे। ठीक, ये पूरा आपका 180 डिग्री होता है, ये पूरा आपका 180 डिग्री है। यहाँ तक आपका 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे पूरा आपका मिला के 90 डिग्री का हो जाएगा मित्रों। इसको हम त्रिभुज अलग से बना के आपको दिखाते हैं। ये ट्रेंगल हो गया आपका यहाँ। ठीक है, ये ट्रेंगल हो गया। जब ये 90 डिग्री दिया है तो मित्रों ये पूरा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे आई हुई है। जी सर, आई हुई है। यही स्पर्श रेखा है जहाँ पे यह वाला एंगल, यह एंगल और यह एंगल बराबर होंगे। जी सर, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये भुजा दोनों बराबर है, समद्विबाहु हैं, तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक, अगर यह पूरा 90 है मित्र, तो यह 90 माइनस x होगा। जी सर, होगा। तो अब देखिएगा कि ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। 180, अगर पूरे कोण की हम बात कर लें, ये A है, ये B है, ये D है, ये C है, तो हम कोण C निकालने की कोशिश करते हैं। कोण C क्या होगा? तो देखिएगा कि कोण C क्या होगा। तो हम, ये है x, ये है पूरा 90। ठीक, 180 माइनस 90 प्लस x। ठीक, तो ये हो गया आपका 180 माइनस 90 माइनस x। तो इसमें से घट गया, हो गया 90 माइनस x। ठीक है, तो कोण C भी आपका मित्रों आ गया 90 माइनस x। कोण C भी आपका आ गया 90 माइनस x। ठीक है, कोण C की भी वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस x। ये वाली भी वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस x। कोण B की ये वाली वैल्यू, ठीक, यह वैल्यू हो गई 90 माइनस x। अब आप गौर से देखिएगा कि जब यह भी कोण C का यह वाला मान 90 माइनस x है, कोण D का यह वाला मान 90 है, यानी EDC, यानी यहाँ पे जो EDC से D है कोण D, वो 90 माइनस x है। ECD से जो कोण C है वो 90 माइनस x है। अर्थात ये भी समद्विबाहु है। अगर ये भुजा है तो ये भी भुजा समान होगी। अब गौर से समझिएगा, यह भुजा DE, DE वाली भुजा, BE की भुजा, EC की भुजा सब समान है। हमें BC बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, B, तो ये मान लेते हैं केवल BE को मान लेते हैं K है। तो अगर BE K है तो EC भी हमारा K होगा। ठीक, तो BE प्लस EC, BE प्लस EC, BE प्लस EC यानी K प्लस K बराबर 2K। ठीक, BE प्लस EC बराबर BC होगा, क्योंकि BC बराबर BE प्लस EC, यानी BC कितना दिया है? 4, यानी अर्थात 2K बराबर 4, तो K बराबर आ गया 2, यानी कि EC बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो समझ गए होंगे मित्रों। चलिए नेक्स्ट, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या दी गई है पूरी तरह 17 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए मित्रों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले मझला कोष्ठक है, तो मझले पहले छोटे कोष्ठक को तोड़ दीजिए। तो छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 63 गुणे 3 प्लस 640। ठीक है, चलिए हो गया आपका 3x प्लस 3 त्रिका 9 और 3 छक 18 प्लस 640। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 8 4 12 और 6 1 7 1 8, 829। 829 में 17 से भाग दे दीजिए। 17 चौका 68, 1 9 13 136, 3 1 13 आया मित्रों यहाँ पे, यानी कि 3x प्लस 13 आ गया आपका। ठीक, देखिए 3x तो था ही, प्लस 829 आया, इन दोनों को जोड़ने पे 829 को भाग दे दिए तो शेषफल आ गया 13, तो वही शेषफल हमने लिख दिया। अब यानी कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें कि x जो मान दिया है ऑप्शन में वही है x की वैल्यू रखते ही 13 जोड़ देंगे, 17 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन डी को देखिए,
ऑप्शन डी है x बराबर 3 मान लेते हैं, तो 3 3 त्रिक का 9 और 9 धन 13, 13 9 22, 22 को 17 से अगर भाग देंगे तो शेषफल आएगा, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। ठीक, x बराबर 3 गलत है। अब x बराबर 7 देख लेते हैं, तो जब x बराबर 7 रखेंगे तो 7 त्रिक 21 प्लस 13, तो ये हो गया आपका 3 1 4 2 1 3 34, 34 को जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, अर्थात x बराबर 7 आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि x y z धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x संबंधे y बराबर, एक संबंधे 2, y संबंधे z बराबर दिया गया है, तो निम्नलिखित में इसका संभव मान क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए x संबंधे y बराबर, एक संबंधे 2 दिया है और y संबंधे z बराबर आपको दिया है 3 संबंधे 5। तो पहले सर्वप्रथम x संबंधे y संबंधे z निकाल लेते हैं। तो x संबंधे y संबंधे z निकालने के लिए मित्रों करना क्या है, ये वाले जो हैं y y वाले जो एक दूसरे के नीचे हैं, इन्हीं को बराबर कर दीजिए। अगर ऊपर वाले में हम 3 का गुणा कर दें, नीचे वाले में 2 का गुणा कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 तिहाई 6। तो ये गुणा 3 का दोनों में होगा, तो एक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 संबंधे 6, 3 दूनी 6। फिर दूसरा वाला देखिए नीचे वाला, तो 6 संबंधे 10। ठीक, तो इसको हम अब लिख देंगे 3 संबंधे 6 संबंधे 10। ठीक है, 6 को, दोनों 6 में से एक 6 को उतार लेंगे, तो ये आ गया हमारा एक्स वाई जेड, एक्स संबंधे वाई संबंधे जेड। चलिए नियतांक के साथ मान लेते हैं, तो एक्स बराबर 3 के, वाई बराबर 6 के और जेड बराबर 10 के मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब हमसे कह रहा है कि 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभव मान क्या होगा, तो वैल्यू रख दीजिए। तो x की जगह 3 रख लेंगे, तो 3 पचे 15 के हो जाएगा, माइनस y बराबर 6 के रखेंगे तो 6 त्रिक 18 के हो जाएगा, धन z की जगह 10 के रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 के। तो 15 10 25, 25 में से 18 गए तो आ जाएगा आपका ये मित्रों 7, 7 के आ जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका 7 के। अब जो उत्तर आपको मिला 7 के, अब आप देखिए कि ऑप्शन में तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करें। देखिए कोई ऐसी संख्या है जिसमें कि k नियतांक है, अर्थात कि वह 7 से हर हाल में विभाजित होगी। अगर उत्तर 7 के आया हुआ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह संख्या 7 से हर हाल में विभाजित होगी ही होगी। तो आप देखिए ऑप्शन ए विभाजित नहीं होगा 7 से, बी भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन सी आपका 7 से विभाजित होगा, डी भी आपका 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट। सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची, यदि उसने यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% लाभ मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, गौर से समझिएगा। चलिए माना पहले जो हमारी कास्ट प्राइस थी वो 100 रुपए थी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस वर्तमान में कितनी है, 116 रुपए है। 16% लाभ पे बेचा तो 100 का 16% 16, तो 116 रुपए होगा हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसे हम 4% कम पे खरीदे होते तो 100 का 4% 4 रुपए, यानी कि 100 में से 4 गया 96 रुपए आया। ठीक है, जो नया कास्ट प्राइस है, न्यू कास्ट प्राइस है, ठीक है, जो न्यू कास्ट प्राइस है वो है 96 रुपी। तो कह रहा है कि अगर 96 रुपए में हम खरीदते तो हमें 25% का लाभ प्राप्त होता। तो 96 का 25% पहले निकाल लेते हैं, तो 96 का 25% हम निकाल लेते हैं। तो 96 का 25% हो गया 25 चौके 100, 4 से निकाल दिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24।
यानी 24 रुपए आ गया हमारा मित्रों, उसे प्रॉफिट होता। जहां पे पहले 100 रुपए था, 100 रुपए से 16% का लाभ पे बेचा था तो 16 रुपए प्रॉफिट हुआ था। लेकिन कह रहा है कि जो नई कास्ट प्राइस है हमारी वो 96 रुपए की है, तो 25% का लाभ हमें मिलता है, यानी कि 24 रुपए। 96 का 25%, 24 रुपए हमें लाभ होता। तो जो हमारी नई सेलिंग प्राइस है, नई सेलिंग प्राइस जो आएगी, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी? 96 प्लस 24 रुपए का, अर्थात 120 रुपए का। तो अब गौर से समझिएगा मित्रों, अब गौर से समझिएगा कि यह 120 रुपए में बेचता। पहले 116 में बेच रहा था, लेकिन अब 120 में बेचता। उसी में उसने एक कंडीशन रखी हुई है। क्या कंडीशन रखी हुई है? कह रहा है कि 8 रुपए अधिक पर बेचा होता। अर्थात दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है? पहले सेलिंग प्राइस और जो नई सेलिंग प्राइस है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 120 माइनस 116 रुपया। ये दोनों सेलिंग प्राइस का जो अंतर है, यही है अंतर इस 8 रुपए के बराबर जिसपे वो अधिक पे बेचा होता। ठीक, अर्थात 4 रुपया बराबर 8 रुपया के है। ठीक है, तो 100 रुपया बराबर, तो 100 रुपया बराबर कास्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं, तो 100 रुपया बराबर तो हो गया 8/4 गुणे 100। तो 4 दूनी 8, 100 दूनी 200, 200 रुपए हमारा कास्ट प्राइस आएगा। ठीक है, 200 रुपए हमारा कास्ट प्राइस आएगा। फिर से समझ लीजिएगा, यदि उसने 4% कम पे खरीदा होता और 8 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है, तो जो 25% का लाभ उसे होता, जैसे देखिए 116 रुपए में था तो 120 रुपए हुआ, यानी उससे लाभ 4 रुपए का हुआ जब कास्ट प्राइस 100 रुपए थी। तो कास्ट प्राइस जब 200 रुपए कर देंगे तो लाभ ऑटोमेटिक 8 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, दूना हो जाएगा ना, वही दूना करना था, तो यही दूना हमने यहाँ पे किया है। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट, एक घन के सभी फलकों को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की न्यूनतम संख्या जब किसी भी दो आसन्न फलकों का रंग समान न हो क्या होगी? ठीक है, तो चलिए मित्रों हम बना लेते हैं पहले घन। ठीक है मित्रों, हमने बना लिया घन। अब देखिएगा कि घन में आपके 8 फलक हो गए पूरे, 4 साइड के, 4 ऊपर नीचे के। ठीक, 1 2 3 4, सॉरी 6 फलक होते हैं पूरे। घन है तो घन में 6 फलक होंगे। ठीक है, जैसे एक कमरा होता है, एक कमरा है तो कमरा आपका एक 6 फलक की तरह हो गया। कमरे से समझिएगा, आपकी चारों दीवारें हो गई, छत ऊपर ही हो गया, नीचे का फर्श हो गया। अब आपसे कह रहा है कि आपको ऐसे रंग से रंगना है कि आपके अगल बगल की दीवालों पे सेम कलर ना हो। तो आप अपने कमरे में ध्यान से देखिए कि अगर आप अपने सामने वाली दीवार पे कलर करते हैं, तो अब आप अपने ठीक पीछे वाली दीवार पे जब कलर करेंगे, तभी वो एक दूसरे के आसपास कलर नहीं होगा, अन्यथा वो कलर मैच कर जाएगा। अगर आप अपनी दाई तरफ जहां बैठे हैं दाई तरफ करते हैं, बाई तरफ करते हैं, ऊपरी छत पे करते हैं या निचले फर्श पे करते हैं, तो दोनों कलर सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि आपके सामने वाली दीवार और आपके ठीक पीछे वाली दीवार दोनों को अगर एक कलर में किया जाए, तो उसके अगल बगल के फलक खाली रह जाएंगे, वो दोनों एक जैसे कलर में नहीं होंगे। ठीक है, एक जैसे कलर में नहीं होंगे। जैसे ये दोनों एक जैसे कलर में नहीं होंगे, एक जो कलर यहाँ करें हम वही कलर अपना नीचे वाली फर्श पे कर दें। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिएगा, ध्यान से समझिए। तो आपके सामने वाली दीवार के ठीक पीछे का एक फलक, यानी दो फलकों पे एक रंग, आपके दाहिने तरफ जो दीवार है उस पे बाई तरफ वाली दीवार पे सेम कलर होगा। दूसरा कलर जो आपके छत पे कलर होगा वही आपके ठीक नीचे कलर होगा, 3 कलर।
इस तरीके से न्यूनतम रंगों की जो आवश्यकता है वह होगी 3। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट, 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हैं बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो। ठीक है, तो हम चलिए सबसे पहले है ऐसी तरीके की संख्याओं को तुरंत नोट कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए, 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94। ठीक, यही ऐसी संख्याएं हैं कि जो कि 4 जिनमें है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि ऐसी कितनी हैं कि जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो। तो ऐसी ही संख्याएं हैं जिनमें 4 है, अन्यथा और किसी भी संख्या में 4 नहीं आती। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं 4 से कौन कौन विभाजित हो रही है, वही हमारा आंसर होगा। एक एक ये है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, ठीक है, छठवीं संख्या और ये सातवीं संख्या, यानी टोटल 7 संख्याएं हैं जो कि ऐसी हैं कि जिनमें 4 है और वो 4 से विभाजित हो रही हैं, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो आज इतना ही मित्रों, हमने अब तक पूरा सीसैट के लिए मैथ के 100 प्रश्नों का पूर्ण विश्लेषण करा दिया है और अगर समय मिला आगे तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी आपका एग्जाम आ चुका है, 100 प्रश्न आपके लिए पर्याप्त होंगे अगर आप इन 100 प्रश्नों को अच्छे से देख कर जाते हैं। आगे हम रीजनिंग के और भी प्रश्न और भी वीडियोज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग के कुछ वीडियो एग्जाम्स के भी रीजनिंग के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके उनके भी प्रश्नों को देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों का स्तर लगभग वही है। कुछ उनमें ऐसे स्तर हैं जो कि आपके काम के नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आपके काम के हैं। बाकी हम सीसैट के रीजनिंग के और भी प्रश्नों और भी वीडियोज को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, ताकि इस बार आपको सीसैट में असफलता ना मिले। हमारे एक मित्र ने आज विशेष हमसे अपील की कि सीसैट के रीजनिंग और मैथ की वीडियोज कंटिन्यू की जाए, तो हमने इस पे प्रयास किया कि चलिए ठीक है, हम आपके लिए फिर से वीडियोज लाने का पूरा प्रयास करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। बाकी ठीक है, जो भी मित्र आज हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। जो लोग इस बार पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें सीसैट में 1-2 नंबर से असफलता ना मिले, इसके लिए वो वीडियो को अच्छे से देखकर अच्छे से विश्लेषण किया गया है, एनालिसिस किया गया है, जिसको देखकर वो जाएं और इस बार सफल हों। यही हमारी शुभकामना है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।